तो चलिए आज हम सब मिलकर समय में पीछे चलते हैं। एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो ज्ञान, कला और दौलत की रोशनी से ना जगमगा रहा था। एक ऐसा दौर जिसे हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, गुप्त साम्राज्य यानी भारत का स्वर्ण युग। पर कभी सोचा है कि स्वर्ण युग आखिर इसका मतलब क्या होता है? ये बस एक अच्छा सा नाम तो नहीं हो सकता है ना? इसके पीछे क्या वजह थी? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इस दौर को इतना खास माना जाता है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बिखरने के बाद ना भारत की हालत एक पहेली जैसी हो गई थी, जिसके सारे टुकड़े अलग अलग बिखरे पड़े थे। हर टुकड़ा एक छोटा सा राज्य था। फिर करीब 275 ईस्वी के आसपास एंट्री होती है गुप्त वंश की, और उन्होंने इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ा और एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत तस्वीर बनाई। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे महान गुप्त शासकों की, उनकी कमाल की शासन व्यवस्था की, जानेंगे कि वो इतने अमीर कैसे थे, कला और विज्ञान में उन्होंने क्या क्या कमाल किया, उस समय का समाज कैसा था, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि इतना महान साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया। तो देखिए, किसी भी बड़ी कहानी की शुरुआत होती है उसके किरदारों से। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस साम्राज्य के निर्माताओं से, उन महान राजाओं से जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। इस साम्राज्य के ना 3 हीरो थे, कह सकते हैं। सबसे पहले आए चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा की उपाधि ली और एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया। उनके बाद आए एक महान योद्धा समुद्रगुप्त, जिनकी जीत के चर्चे पूरे उत्तर भारत में थे। और फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम सब विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के समय में गुप्त साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंचा। ये जो एक लाइन है ना, पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाला, ये इलाहाबाद के एक स्तंभ पर लिखी मिली है। और ये एक लाइन ही समुद्रगुप्त के बारे में सब कुछ बता देती है। सोचिए जरा, उनका मकसद सिर्फ कुछ राज्य जीतना नहीं था, वो तो पूरी पृथ्वी को जीतना चाहते थे। ये दिखाता है कि वो कितने शक्तिशाली और आत्मविश्वासी थे। अच्छा, एक बड़ा साम्राज्य बना लेना तो एक बात है, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो सवाल यह है कि गुप्त राजाओं ने ये किया कैसे? उनका सीक्रेट क्या था? इसका जवाब छिपा है उनकी बहुत ही कुशल शासन व्यवस्था में। और उनकी इस व्यवस्था को समझना ना बहुत ही आसान है। उन्होंने अपने साम्राज्य को ठीक वैसे ही बांटा था जैसे आज हमारा देश बंटा हुआ है। सबसे ऊपर पूरा साम्राज्य, जिसे राजा देखते थे। फिर साम्राज्य बनता था भुक्ति में, मतलब आज के राज्यों की तरह। भुक्ति बनती थी विषय में, यानी जिलों में। और सबसे नीचे थे ग्राम, मतलब गांव। हर लेवल पर एक अधिकारी होता था जो सब कुछ संभालता था। कितना ऑर्गेनाइज था, है ना? तो ये सब अधिकारी कौन थे? देखिए, कुमारा माता को हम आज के IAS ऑफिसर जैसा समझ सकते हैं। ये सबसे बड़े अधिकारी होते थे। फिर थे संधि विग्रह, जो युद्ध और शांति के मंत्री थे, मतलब आज के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का मिला जुला काम। दंडपाशिक पुलिस के सबसे बड़े अफसर थे। और ध्रुवाधिकरण का काम था रेवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करना, ताकि साम्राज्य का खजाना हमेशा भरा रहे। आप देखिए, जब शासन इतना अच्छा हो तो देश में पैसा तो आएगा ही। और गुप्त काल की समृद्धि तो वाकई सोने की तरह चमक रही थी। और इस चमक के पीछे का राज था उनका जबरदस्त व्यापार। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा समय जब लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए सोने के सिक्के इस्तेमाल करते थे। इन सिक्कों को दीनार कहा जाता था। जैसे आज हम नोट या सिक्के यूज करते हैं, वैसे ही वो सोने के सिक्के यूज करते थे। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उस दौर में देश कितना अमीर रहा होगा। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा था? भाई, उस वक्त भारत दुनिया का एक बड़ा ट्रेडिंग हब था। यहाँ से रेशम, मसाले और कीमती पत्थर जहाज़ों में भरकर दूर दूर के देशों में भेजे जाते थे, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया। देश के अंदर भी खेती और व्यापार के रास्ते बहुत मजबूत थे। और हाँ, एक और मज़ेदार बात, छोटे मोटे लेन देन के लिए कौड़ियों का भी इस्तेमाल होता था। इसका मतलब ये है कि चीज़ें काफ़ी सस्ती थीं। कहते हैं ना कि जब देश में शांति हो और लोगों के पास पैसा हो तो दिमाग नई नई चीज़ें सोचता है, चमत्कार करता है। और गुप्त काल में ठीक यही हुआ। ये दौर ज्ञान और कला का एक शानदार उत्सव था। इसी दौर में तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे नाटक और कविताएं लिखी, जो आज भी पढ़ी जाती हैं।
हमारे सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, उन्हें भी अपना आखिरी रूप इसी समय में मिला। और जो खूबसूरत मंदिर आज हम देखते हैं ना, उनकी वास्तुकला की शुरुआत भी इसी दौर में हुई। मथुरा, सारनाथ, नालंदा, ये सब कला के बड़े केंद्र बन गए थे। और अब बात करते हैं उस खोज की जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो खोज थी शून्य, यानी जीरो। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जैसे लोगों ने दुनिया को ये तोहफा दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये गणित और विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति थी और इसका श्रेय हमारे देश भारत को जाता है। अच्छा, राजाओं, मंत्रियों और वैज्ञानिकों की बात तो हो गई, लेकिन उस समय का आम इंसान, उसका जीवन कैसा था? क्या लोग खुश थे? चलिए अब उस सुनहरे दौर के समाज में झांक कर देखते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये कहा है चीन से आए एक यात्री फाहियान ने। उन्होंने लिखा, लोग सुखी थे, अपराध कम थे और घरों में ताले नहीं लगते थे। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां किसी को चोरी का डर ही नहीं है, जहां लोगों में इतना भरोसा है कि घरों पर ताला लगाने की जरूरत ही नहीं। यही तो है असली शांति और समृद्धि। और ये शांति सिर्फ समाज में नहीं थी, धर्म के मामले में भी थी। गुप्त राजा खुद हिंदू धर्म को मानते थे और ये उस समय का प्रमुख धर्म भी था। लेकिन उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी पूरा सम्मान दिया और उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद की। सब धर्म मिलजुल कर रह रहे थे। ये दिखाता है कि वो जानते थे कि एक बड़ा साम्राज्य बांटने से नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने से बनता है। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ का अंत होता है। इतिहास का भी यही नियम है, जो सूरज उगता है वो ढलता भी है। तो सवाल यह है कि इतना महान और सुनहरा साम्राज्य आखिर ख़त्म कैसे हो गया? देखिए, बड़े बड़े साम्राज्यों के गिरने की वजह अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से ही शुरू होती है। जो शुरुआती राजा थे वो बहुत ही शक्तिशाली और कुशल थे, लेकिन उनके बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे, वो कमज़ोर थे और उनमें आपस में ही झगड़े होने लगे। और यही अंदर की कमज़ोरी साम्राज्य के पतन का कारण बनी। और जब घर अंदर से कमज़ोर हो तो बाहरी दुश्मन तो हमला करेंगे ही। हुणों ने बार बार आक्रमण किए। जो कमज़ोर राजा थे वो आपस में ही लड़ते रहे। धीरे धीरे जो प्रांत थे उनके गवर्नरों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। इससे क्या हुआ? व्यापार ठप पड़ गया, पैसा आना बंद हो गया और वो जो सोने का युग था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो चलिए आखिर में एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और क्यों गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो क्या था इस स्वर्ण युग का राज? शक्तिशाली राजाओं ने देश को एक किया, कुशल प्रशासन ने शांति और व्यवस्था बनाई, व्यापार से देश में खूब पैसा आया, कला, साहित्य और विज्ञान ने नई ऊंचाइयों को छुआ और समाज में सभी धर्मों के लोग शांति से रहते थे। इन सब चीजों ने मिलकर बनाया भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना। तो याद रखिए, गुप्त काल सिर्फ एक राजवंश की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसने दुनिया को हर मैदान में रास्ता दिखाया। ये हमें हमारी वो पहचान याद दिलाता है जो आज भी हमारे इतिहास की सबसे सुनहरी कहानी कहलाती है।